पार्ट 2 में हम देखते हैं कि लोग चुपके चुपके बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वही बच्चा है ना जो नाजायज है, और कुछ और बोलते हैं इसे तो स्टील चयन अनुष्ठान में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। ऐसी ही कई बातें चल रही होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ली क्लैन का हेड एल्डर च्योल जंग दिखाई देता है। वो एक और ली क्लैन के व्यक्ति से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस नाजायज बच्चे में काफी दिलचस्पी है। वो जवाब देता है, हाँ, ये वही बच्चा है ना जिसे पैट्रियार्क लाए थे। एल्डर एक ठंडी हंसी के साथ बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कि पैट्रियार्क क्या सोच रहे हैं। एक नाजायज बच्चा जिसका पता नहीं कहां से जन्म हुआ स्टील चयन अनुष्ठान में हिस्सा ले रहा है। ये सब बातें सुनकर एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा होता है काफी गुस्से में आ जाता है। तभी एक नीली रोशनी दिखती है और वो हैरत में पड़ जाता है। एल्डर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये नीली रोशनी पूरी एरेना में फैल जाती है और वहां बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं। पैट्रियार्क सबको शांत करते हुए बोलते हैं, हमारे कुल के कानून के मुताबिक युवा के चुने हुए सभी हथियार उसके होने चाहिए, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है, इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। तभी एक व्यक्ति अपना हाथ उठाकर बोलता है, मेरे पास एक सुझाव है। भले ही ये हमारे कुल का नियम हो, पर इस बच्चे को सारे हथियार दे देना स्टील चयन अनुष्ठान के मायने के खिलाफ है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्या हम इसे खुद एक हथियार चुनने की इजाजत दे सकते हैं? पैट्रियार्क सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, यह विचार इतना बुरा भी नहीं। वो मेन कैरेक्टर एमसी से एक हथियार चुनने को कहते हैं। अब सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता ये सब मेरे पिछले जीवन से क्यों अलग है, पर ये मेरे लिए अच्छा है। कहानी आगे बढ़ती है जहां एमसी एक हथियार चुनने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक तलवार पसंद करता है जिसका नाम है ब्लैक ट्वाइलाइट। पैट्रियार्क इस तलवार के बारे में बताते हैं, ये वही तलवार है जिसे हमारे संस्थापक ने एक अनजान भूमि में खोजा था। धूल से ढकी और रहस्यों से घिरी ये तलवार ऐसी है कि कोई भी इसकी छिपी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसकी जानी हुई क्षमताएं इसे स्वर्ग स्तरीय हथियार के रूप में स्थापित नहीं करती, लेकिन हमारे संस्थापक के साथ इसके संबंध के कारण इसे दूसरे स्वर्गीय हथियारों के साथ रखा गया है। मेरे पूर्वजों में से किसी ने भी इसका चयन नहीं किया। वो मन ही मन सोचते हैं, क्या ये एक नाजायज बच्चे का बस एक अर्थहीन चयन है? सीन अब 9 साल बाद की तरफ बढ़ता है। हमारा हीरो अब 9 साल का हो चुका है। वो अपनी मेड के साथ जॉन 1 की तरफ जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि ली हुआ अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और एक ट्रेनर उसकी मदद कर रहा होता है। ली मेड से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है। मेड बताती है, ये कमांडर बाइक लिह्यून है जो एबनी स्क्वाड के कमांडर हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें जॉन 1 का ट्रेनिंग एरिया दिखाया जाता है। ली मन ही मन बोलता है, अब ये ट्रेनिंग एरिया एक प्रतीकात्मक स्थल बन चुका है। वो आगे कहता है, मेरा यहाँ आने का एक कारण है। वो एक दरवाजे के पास जाता है, उसे खोलता है और वहां रखे कई हथियारों में से एक तलवार उठाता है। उस तलवार को लेकर वो ट्रेनिंग हॉल की तरफ चलना शुरू करता है और मन में कहता है, 9 साल पहले जब मैं रिग्रेक हुआ था तो मैंने देखा कि मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पास हथियारों में अंतर्निहित यादों को पढ़ने की क्षमता है। वो जिस तलवार को उठाता है उसकी यादें देख पाता है। वो उसी तरह की प्रैक्टिस करता है और 7 स्टार स्वॉर्ड की पहली फॉर्म क्रिम्सन विंड को मास्टर कर लेता है। तभी उसके अंकल ली तेहोंग, जो एक चौथे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वहां आ जाते हैं। ली उनके बारे में बताता है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रेखा से नहीं है, लेकिन उनके कौशल को स्वीकार किया गया था। वो वर्तमान में जनरल हैं, मेरे पिछले जीवन में भी और अब भी वो जनरल हैं। वो उन कुछ परिवार के सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेरी देखभाल की। तो मित्रों, हम भी इन्हें जनरल बुलाएंगे। जनरल ली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे गर्व है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग हॉल में आ रहे हो। मैं हर बार जब भी काम से जाता हूँ या निकलता हूँ तुमसे मिलता हूँ। तुम्हें अपने भाई बहनों द्वारा भेदभाव सहना बहुत कठिन होगा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इस पर काबू पालोगे। ली जवाब देता है, मैं ठीक हूँ अंकल, और मैं अभी भी प्रतिष्ठित मार्शल ली कबीले का वंशज हूँ। वो आगे कहता है, मुझे पता चला है कि हमारे कबीले के नाम के पीछे तलवार से खुद को साबित करने का अर्थ छिपा है, तो मैं अपनी ताकत से खुद को साबित करूंगा। जनरल मन ही मन सोचते हैं, आहा, ये बच्चा नाजायज क्यों पैदा हुआ? वो ली से कहते हैं, सोचो तो, तुम लगभग उस उम्र में पहुंच गए हो जब तुम नामकरण संस्कार से गुजरोगे। हालांकि ये थोड़ा लेट है। क्या मैं तुम्हारे आगामी नामकरण समारोह के लिए तुम्हारा शिक्षक बनना चाहता हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है? अरे तुम खतोश नहीं हो? ली जवाब देता है, धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर जनरल के बाल खड़े हो जाते हैं और वो सवाल करते हैं, रुको, क्यों? क्या तुम मेरे शिक्षक होने से संतुष्ट नहीं हो?
ली कहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो नामकरण संस्कार से पहले मुझे गुरु रखने से रोकता हो, लेकिन मैं आपको किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। जनरल कहते हैं, बे तुम्हारे भाई बहन सभी नियमों को इतनी बेरहमी से तोड़ रहे हैं। वो महान शिक्षकों से प्रशिक्षण ले रहे हैं और पौष्टिक भोजन खा रहे हैं। ली जवाब देता है, मेरा मानना है कि नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, भले ही हर कोई उन्हें तोड़ रहा हो। जैसे मैंने पहले कहा, मैं अपनी ताकत से खुद को साबित करना चाहता हूँ। जनरल मन ही मन सोचते हैं, क्या ये बच्चा सचमुच 9 साल का है? वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सबसे बड़े भाई को देख रहा हूँ। वो कहते हैं, ऐसा लगता है मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकता, तुम अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो। ये तो बहुत बुरी बात है। फिर तो तुम्हारे ये चाचा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे परेशान करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो ली से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ये सुनते ही ली की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, धन्यवाद अंकल, मैं आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक एहसान मांगना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि गुप्त गोदाम के नीचे क्या है। ये सुनते ही जनरल चकित हो जाते हैं। अगले सीन में हम एक गाड़ी देखते हैं जिसमें जनरल और ली बैठे होते हैं। गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें रोकता है और उनका नाम और यहाँ आने का उद्देश्य पूछता है। जनरल अपना ID कार्ड दिखाते हुए अपना नाम बताते हैं और रेगुलर इन्वेंट्री चेकअप के बारे में कहते हैं। ली की तरफ इशारा करके उसका परिचय देते हैं और बताते हैं कि वो फील्ड ट्रिप पर आया है। ये सुनकर गार्ड उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। ली अंदर आकर गुप्त गोदाम को देखकर काफी उत्साहित हो जाता है। हमें बताया जाता है, पौराणिक हथियार, प्राचीन अवशेष जिनके अस्तित्व पर यकीन भी नहीं होता, और जो लोग ऐसी चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं उनसे लोग कहते हैं कि सब कुछ प्रतिष्ठित मार्शल ली कबीले के गुप्त गोदाम में पाया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है जब वो दोनों गुप्त गोदाम के अंदर आते हैं। जनरल कहते हैं, इस गुप्त गोदाम के बेसमेंट में कई हथियारों को कई कारणों से सील कर दिया गया है। ली बीच में टोकते हुए कहता है, मैंने सुना है कि मॉन्स्टर लेवल हथियार अपने मास्टर को भी मार देते हैं। जनरल ली को डराते हुए कहते हैं, तो फिर तुम्हें वही हथियार चुनना चाहिए जो तुम्हारे शरीर और दिल को खा जाए। ये सब वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं। अगले सीन में जनरल को किसी मीटिंग के लिए जाना होता है तो वो ली को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ली उन्हें बाएं कहता है और अंदर जाने लगता है। वो भी एक फ्लोर पर पहुंचता है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ वेपन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक हथियार और अवशेष सील किए गए हैं। ली यहाँ एक खास हथियार ढूंढने आया है जो है बाउंडलेस डैगर। इसमें माना इंजेक्ट किया जा सकता है और इसकी लंबाई, आकार, वजन और दूसरी विशेषताओं को आजादी से बदला जा सकता है। ली बताता है कि ये वही डैगर है जिसे ली गनसेओंग ने उसके रिग्रेशन से पहले हासिल किया था। डैगर की ओवरवेलमिंग इरेगुलरिटी और डाइवर्सिटी के कारण लोग इसे एवर चेंजिंग बाउंडलेस स्वॉर्ड भी कहते थे। वो सोचता है इसी के कारण तीसरा बेटा पैट्रियार्क बना बड़े बेटे के बजाय, और उसने मुझे धोखा दिया और चुपके से हमला किया। ली इस बार वही गलती से बचने के लिए एक योजना बनाता है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ से एक काला धुआं जैसी चीज निकलती है। वो कहता है, मुझे ली गनसेओंग से पहले इस बाउंडलेस स्वॉर्ड को हासिल करना होगा। हम देखते हैं कि ली इस काले धुएं को एक एक डैगर और तलवार में डालता है, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक डैगर नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसका काला धुआं अपने आप सक्रिय हो जाता है और वो धीरे धीरे एक अलग चेतना के संसार में पहुंच जाता है। वहां तलवारों और हड्डियों का ढेर लगा होता है। तभी उसे पीछे से एक भयानक शक्ति का एहसास होता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके सामने एक प्राइमल मॉन्स्टर दिखाई देता है जो ब्लू होल से आया है। ये एक अपोकैलिप्स रैंक का मॉन्स्टर है। उसे देखकर ली के पैर कांपने लगते हैं और वो पीछे हटने लगता है। तभी पीछे से एक व्यक्ति निकलता है, हाथ में तलवार लिए। वो तेजी से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और एक ही वार में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। ली ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वो व्यक्ति ली को नोटिस करता है और पूछता है, तुम कौन हो? ली कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वो व्यक्ति अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। ली डर के मारे चीख पड़ता है और उसी वक्त वो चेतना के संसार से बाहर निकल आता है। उसका हाथ में पकड़ा डैगर नीचे गिर जाता है। उसके हाथ और शरीर अभी भी डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके डैगर में कुछ हलचल हो रही है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो बिल्कुल साफ हो चुका होता है। वो अपनी उंगली में एक छोटा सा कांट लगाता है और एक खून की बूंद डैगर में डालता है। कहता है, मैं 10,000 सैनिकों का स्वामी बनूंगा। जैसे ही ये नाटक खत्म होता है, डैगर से एक नीली रोशनी निकलती है। कुछ पल बाद हम देखते हैं कि ली अब डैगर को पहले से बेहतर चला पा रहा है।